हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है संबंध एवं फलन, जिसे अंग्रेजी में रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से पहले हमने इस अध्याय से जुड़ा कुल 4 वीडियो समाप्त कर दिए हैं, जहां पर हमने पहले 2 वीडियो में हमने इस पूरे अध्याय का एक परिचय लिया था। यानी कि पहला वीडियो में हमने संबंध का परिचय देखा, यानी रिलेशन का परिचय देखा। उसके बाद हमने दूसरी वीडियो में फंक्शन यानी कि फलन का परिचय देखा। उसके बाद यदि हम भाग 3 यानी इस अध्याय का तीसरा वीडियो के बारे में बात करें, तो तीसरे वीडियो में हमने इस पूरे अध्याय का एक रोड मैप देखा। कहने का अर्थ है कि उस वीडियो में हमने समझा कि कैसे हम इस अध्याय के जर्नी को हम लोग आसान पूर्वक समझते हुए पूरा करेंगे, कब हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और इस अध्याय को किस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे और इसे समाप्ति की ओर किस प्रकार लेके जाएंगे, इसके बारे में हमने भाग 3 में चर्चा किया। उसके बाद हमने भाग 4 से यानी कल का वीडियो जो इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो है, उसमें से हमने इस अध्याय के कोर कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू किया। यानी कि जो हमने भाग 3 में बताया था आपको कि कहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और कहाँ पे अंत करेंगे, तो वो शुरुआत जो था वो कल के वीडियो यानी भाग 4 से हम शुरुआत कर दिए थे। तो यदि आप अब तक वो चारों वीडियो यहाँ पर देख के नहीं आए हो, तो आप सबसे पहले वो चारों वीडियो देखिए, एक भी वीडियो स्किप ना करें। ऐसा ना सोचिए कि चूँकि हम तीसरे वीडियो में यह पढ़ाए यह सिर्फ बताया है कि यह अध्याय हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना सोचें, वह भी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह वीडियो आपको एक आइडिया देगा कि हम किस प्रकार से इस पूरे अध्याय को समाप्त करेंगे। इससे ये होगा कि कहीं भी जैसे मैं इस वीडियो में क्या पढ़ाऊँगा, उसके बाद अगला वीडियो में क्या पढ़ाऊँगा, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहोगे। और ना सिर्फ प्रिपेयर रहोगे बल्कि आप मेंटली प्रिपेयर भी रहोगे। और एक अच्छे किसी भी टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है कि ना सिर्फ आप फिजिकली बल्कि मेंटली फिट भी हो। तो ये अब तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड था। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के इस वीडियो पे आते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले हमने कुल इस अध्याय का 4 वीडियो समाप्त कर दिया है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि आज का ये वीडियो इस अध्याय का 5वां वीडियो है। दूसरे शब्दों में यदि हम इसे समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का भाग 5 है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी किसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि हम इसकी बात करें तो आज के इस वीडियो में भी हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो क्रमबद्ध युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के बारे में चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो यानी भाग 4 में भी हमने इसी टॉपिक के बारे में चर्चा किया था। दूसरे शब्दों में समझे तो हमने इसका एक परिचय देखा था, लेकिन इसको परिचय नहीं कहेंगे क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें इसको समझ लिए थे। उसके इवन हमने इसका परिभाषा भी देख लिया था, तो उसको एक सिर्फ परिचय नहीं कहेंगे। हमने यूँ कहिए कि हमने क्रमबद्ध युग्म जो टॉपिक है उसको पिछले वाले वीडियो यानी भाग 4 से ही शुरू कर दिया। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि यदि आप वह वीडियो नहीं देख कर रहे हो तो सबसे पहले वह वीडियो देखो, क्योंकि यदि आप वह वीडियो देख कर आओगे तो ही आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब हम लोग कल ही के जहाँ पे हम लोग कल अंत किए थे जो वीडियो भाग 4 का, वहीं से आज हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। आपको याद होगा कि कल का वीडियो यानी भाग 4 में
हमने क्रमबद्ध युग्म को बहुत ही डिटेल में बारीकी से और उसको एक एक वर्ड तोड़ के हमने समझने का इसे प्रयास किया था। और उसके बाद ये जो आपको डेफिनेशन यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पर, ये डेफिनेशन हमने इसके बाद अंत में जाके दिया था। कैसे दिया था? तो हमने क्रमबद्ध युग्म का एक एक शब्द का मीनिंग समझा, उसके बाद उस सारे मीनिंग को आपस में जोड़ करके कनेक्ट किया, और उसके बाद ये जो अभी आपके स्क्रीन पे परिभाषा दिख रही है उसको हमने दिया। ये परिभाषा हमने कल ही समझा दिया था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह परिभाषा समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह परिभाषा डिटेल में समझना है तो आपको पिछला वीडियो देखना होगा। अब आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक तो हम लोग कल ही पढ़ लिए थे, और आपको एक उदाहरण भी हमने दिया था कि इस प्रकार की संख्या जब भी लिखी होगी, जैसे 2 और 3, 5 और 9 तो इत्यादि, तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाएगी? क्रमबद्ध युग्म। अब आज के इस वीडियो में हम लोग इसी परिभाषा को और थोड़ा सा डिटेल में, जो हम जितना डिटेल में हम पिछला वाला वीडियो में पढ़े थे उससे भी ज़्यादा डिटेल में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर कुछ वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। डिटेल आप एक्सप्लेनेशन कैसे? तो आइए समझने का इसे प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रमबद्ध युग्म की परिभाषा लिखी हुई है कि क्रमबद्ध युग्म का मतलब है दो वस्तुओं या संख्याओं की एक ऐसी जोड़ी जिसमें उनका क्रम यानी ऑर्डर, जिसे हमने एक और नाम से पिछला वाले वीडियो में जाना था कि पैटर्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि ये जो आपको स्क्रीन पर भी 2 और 3 दिख रहा है, इसमें ये जो 2 और 3 जिस क्रम में लिखा हुआ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसके पहले आप ये समझिए कि ये जो 2 3 को देखिए, ऐसे 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने क्या कहा कि इसका जो क्रम है, इसका जो पैटर्न है, ये जिस रूप में लिखा हुआ है उसका क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इसे क्रमबद्ध युग्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप यहाँ पे 2 और 3 लिखते हो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आप इसको पलट देते हो, जैसे यदि आप यहाँ पे 3 और 2 लिख देते हो, तो ये संख्या, ये जो क्रमबद्ध युग्म बना और ये जो क्रमबद्ध युग्म बना, ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यदि आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर पहले 2 है फिर 3 है, यानी यहाँ पे दूसरा क्रम है, यहाँ पे दूसरा पैटर्न है। यदि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पहले 3 है फिर 2 है, यानी यहाँ पर दूसरा पैटर्न है, दूसरा क्रम है। यदि आप इससे नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको एक अलग उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक क्रमबद्ध युग्म है जिसमें संख्या 2 और 4 है। यदि आप इस क्रमबद्ध युग्म को कुछ इस प्रकार लिखते हो, किस प्रकार? 4,2, तो क्या ये क्रमबद्ध युग्म और ये क्रमबद्ध युग्म आपस में इक्वल होंगे? क्या ये एक ही है? बिल्कुल नहीं, एक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पे एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कौन निश्चित पैटर्न? कि जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 होगा, यानी एक निश्चित क्रम में, और एक ये बंधा हुआ, एक व्यवस्थित रूप में बंधा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग एक क्रमबद्ध युग्म कह रहे हैं। लेकिन यहीं पे यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक निश्चित क्रम में, यहाँ पे एक निश्चित पैटर्न में क्या था कि हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो निश्चित पैटर्न क्या है कि यहाँ पे हम लोग उस संख्या को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो पैटर्न है, यहाँ पे जो क्रम है, और यहाँ पे इस उदाहरण में जो क्रम है, वो दोनों डिफरेंट है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि क्रमबद्ध युग्म में जो ये क्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, जो कि अभी अभी हमने परिभाषा में देखा। यदि आप इससे भी नहीं समझ पा रहे हो तो चलिए हम लोग इसको और डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग ग्राफ पेपर यूज करते होंगे। यदि मैं कहूँ कि आप 2,3 को यहाँ पर इस ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट यानी दर्शाओ, तो आप कैसे दर्शाओगे? एक्स एक्सिस पे आप कहीं 2 ले लोगे, मान लीजिए यहाँ है। वाई एक्सिस पे आप 3 ले लोगे, मान लीजिए 2 यहाँ है और 3 वाई एक्सिस पे यहाँ है। तो
2 और कॉमा 3 कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको चेंज करते हो, इसको 3,2 जैसे आप इसको पलटते हो तो ये पॉइंट यानी 3,2 इस ग्राफ पेपर पे कहाँ लाई करेगा, तो 3,2 यानी एक्स एक्सिस पर हम लोग 3 लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे, और वाई एक्सिस पर हम लोग 2 लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे, तो वो कहाँ ग्राफ पेपर लाई करेगा, यहाँ। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है वो दोनों एक नहीं है, वो दोनों डिफरेंट है। इसलिए यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि 2,3 और 3,2 आपस में इक्वल नहीं है। यानी कि क्रमबद्ध युग में जो क्रम होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि क्रमबद्ध युग में ये जो क्रम होता है यानी जो ऑर्डर होता है, जो पैटर्न होता है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। अब हम यहाँ पे इसी परिभाषा में हमने एक वर्ड लिखा था जोड़ी। आप ये वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो कि हमने उसी परिभाषा में एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, जोड़ी। और हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको कि जोड़ी शब्द का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, जब भी इसे अपने या फिर डेली लाइफ में इस्तेमाल करें या फिर गणित में, जब भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग के माइंड में सबसे पहला कौन सा संख्या आता है, वो क्या आता है, 2 आता है। स्वाभाविक है, आप यदि अपने डेली लाइफ में भी कोई भी एग्जाम्पल उठा के देखो, आप जब भी जोड़ी का इस्तेमाल करोगी तो सबसे पहला जो संख्या आपके मन में आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे सवाल यह उठता है, जनरली यह उठाया जाता है कि क्या क्रमबद्ध युग में हमेशा 2 ही की जोड़ी बनती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जरूरी थोड़ी ना है कि जोड़ी हमेशा 2 ही का हो, जोड़ी 3 का भी हो सकता है। वो तो जनरली हम लोग अधिकांश केस में 2 का जोड़ी बनाते हैं। इसलिए हमारे माइंड में सबसे पहले जोड़ी जब भी हम लोग सुनते हैं तो 2 नंबर हिट करता है। लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है कि हर वक्त जोड़ी हमारा 2 ही का हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जोड़ी 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, यानी 2 संख्याओं से ज़्यादा का भी जोड़ी बन सकता है। तो जब मान लीजिए एक ऐसा नंबर हम लोग लिखते हैं 3,2,4, ये एक 3 संख्याओं का जोड़ी बन गया, 3, 2, 4। तो क्या हम इस जोड़ी को भी क्या हम लोग क्रमबद्ध युग्म कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे और आपके माइंड में भी ऐसा क्वेश्चन आया होगा। तो क्या हम ऐसे प्रश्न में जो ये 3,2,4 लिखा हुआ है, 7 जो लिखा हुआ है, जो जहाँ पे हम लोग 3 का पेयर बना रहे हैं, 3 का जोड़ी बना रहे हैं, तो क्या इसको भी हम लोग क्रमबद्ध युग्म कहेंगे। तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि क्रमबद्ध युग में सिर्फ और सिर्फ हम लोग जोड़ी 2 का ही बनाते हैं। जी हाँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप जान लीजिए कि जोड़ी भले ही हम लोग ये रियल लाइफ में या नॉर्मली हम लोग 2 का बनाते हैं, 3 का बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स का बना सकते हैं, बट लेकिन यहाँ पर क्रमबद्ध युग में हम लोग जोड़ी सिर्फ और सिर्फ किसका बनाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ संख्या 2 का बनाते हैं। यानी जब भी हम लोग क्रमबद्ध युग लिखेंगे तो इसमें सिर्फ 2 ही संख्या आएंगे, तीसरा नहीं आएगा। तो अब सवाल उठेगा कि अब जब तीसरा नहीं आएगा तो ऐसा तो नहीं है कि गणित में हर वक्त आपको 3,2, 2,4 ऐसी संख्या मिलेंगे। कहीं ना कहीं तो आपको ऐसे संख्या मिलेंगे। और आप कक्षा 10वीं तक पढ़ के आए हो तो आपको मुझे जहाँ तक लगता है आपको ऐसे संख्या मिला होगा कहीं ना कहीं, 3,4,2 जहाँ पर 3 का जोड़ी होगा। तो क्या वैसे संख्या को क्या कहेंगे, आपने अभी बताया कि इसको क्रमबद्ध युग में सिर्फ 2 की जोड़ी बनती है, तो जो 3 की जोड़ी बनती है इसको क्या कहेंगे। तो दोस्तों, जब हम लोग 3 का जोड़ी बनाते हैं तो उसको हम लोग क्रमबद्ध त्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रिक कहते हैं। और इसी तरह ये हमारा बढ़ता चला जाता है। जैसे अभी मैंने बताया जब 3 का पेड़ बनेगा तो उसको क्या कहेंगे, 3 का जोड़ी बनेगा तो क्या कहेंगे, क्रमबद्ध त्रिक।
दो का बनेगा तो क्रमबद्ध युग्म, इसी तरह से 4 का बनेगा तो इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अब आप लोग समझ गए होंगे। ये जो हमने आपको बताया वो कल की परिभाषा जो हम आपको दिए थे उसको और हम लोग डिटेल में डिस्कस किए। अब हम लोग आज एक नए टॉपिक आज ही हम लोग शुरुआत कर देते हैं। उसका नाम है क्रमबद्ध युग्म की समानता, यानी क्रमबद्ध युग्म की समानता। यानी मान लीजिए 2,3 है और 3,2 है, तो इसमें क्या समानता है, इसको हम लोग इक्वल कब कहेंगे, कैसे कहेंगे, यदि वो इक्वल है तो क्या होगा, उसके बारे में चलिए हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। मान लीजिए हमारे पास दो क्रमबद्ध युग्म दिए गए हैं, पहला a, b और दूसरा c, d। मान लीजिए हमारे पास दो क्रमबद्ध युग्म दिए गए हैं, पहला a, b और दूसरा c, d। अब जैसे ही हम क्रमबद्ध युग्म की समानता की बात करते हैं तो आपके माइंड में यह हिट हो जाना चाहिए कि जहाँ भी वर्ड समानता है, आप इसका यदि इंग्लिश देखोगे जो कि अभी मैंने बताया इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, इक्वलिटी आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों संख्याओं, इन दोनों क्रमबद्ध युग्म के बीच में हमारा इक्वल साइन आएगा। और इक्वल साइन मतलब क्या, इक्वल साइन कहीं भी लग जाता है तो ये हमें क्या दर्शाता है कि इक्वल के इस सेट जो भी संख्या, जो भी चीज़ लिखी गई है वो इक्वल के उस सेट जो भी संख्या लिखी गई है, जो भी चीज़ लिखी गई है वो दोनों आपस में इक्वल, यानी इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, यही दर्शाता है इक्वल। तो यहाँ पे जब हम दो क्रमबद्ध युग्म को इक्वल साइन के साथ दर्शा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो a, b क्रमबद्ध युग्म है वो c, d क्रमबद्ध युग्म के इक्वल है। अब यहाँ पे इक्वल कहने का तात्पर्य क्या हुआ, उसको आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं। जब दो क्रमबद्ध युग्म आपस में इक्वल यानी समान होंगे तो उस केस में a = c हो जाएगा और b = d। यानी कि जब हम दो क्रमबद्ध युग्म को कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जहाँ जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि a, b = c, d, तो पहले क्रमबद्ध युग्म का पहला संख्या दूसरे क्रमबद्ध युग्म के पहले संख्या के इक्वल होगा, पहले क्रमबद्ध युग्म की दूसरा संख्या दूसरे क्रमबद्ध युग्म का दूसरे संख्या के इक्वल होगा, जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर देख सकते हो। a = c और b = d। अब चलिए हम लोग इसको कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो क्रमबद्ध युग्म दिए गए, पहला 1, 2 और दूसरा x + 1, 2। यहाँ पर आपको दो दिए गए, पहला 1, 2 और दूसरा x + 1, 2। अब आपको कह रहा है कि मान लीजिए, क्योंकि गणित में अधिकांश क्वेश्चन को माना ही जाता है, तो मान लीजिए कि ये क्रमबद्ध युग्म जो दिया गया है 1, 2 वो किसके समान है, तो ये क्रमबद्ध युग्म यानी x + 1, 2 के समान है, यानी इक्वल है। अब यहाँ से आपको क्या पूछेगा कि जब ये दोनों इक्वल है तो आपको बताना है कि यहाँ पे x का मान यानी चर का मान क्या होगा। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी हमने जाना कि जब दो क्रमबद्ध युग्म आपस में समान होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो पहले क्रमबद्ध युग्म का पहला संख्या दूसरे क्रमबद्ध युग्म के पहले संख्या के इक्वल होते हैं। ठीक उसी प्रकार पहले क्रमबद्ध युग्म का दूसरा संख्या दूसरे क्रमबद्ध युग्म के दूसरे संख्या के इक्वल होते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। यदि हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं तो हम पाएंगे कि 1, 2 = x + 1, 2, यहाँ से 1 = x + 1, और जब इसको हम लोग हल करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको हल करना आ रहा होगा, जब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, x = हमारा 0 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीक़े से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट आ गया होगा समझ में। और हमने क्रमबद्ध युग्म की परिभाषा जो बनाई थी, जो पिछले वीडियो में हमने बनाई थी, आपको सिखाई थी, आपके सामने जो रखा था हमने परिभाषा, उसको तो हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया ही, और आज के इस वीडियो में भी हमने उसको डिटेल में डिस्कशन किया। और ना सिर्फ डिस्कशन किया बल्कि उससे जुड़े कुछ प्रश्न को भी हमने हल किया। फिर हमने एक नया टॉपिक का शुरुआत किया, उसे ख़त्म कर दिया, और थोड़ा बहुत जो इस टॉपिक में बचा हुआ होगा यदि, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वाले वीडियो यानी नेक्स्ट भाग में
इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो समय को देखते हुए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।